हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा और साख का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। और आप जानते ही हैं कि इसका, मुद्रा और साख का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए बच्चों, आज हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। किस प्रकार से मनी जो है वो एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज या विनिमय का एक माध्यम है। किस प्रकार से हम, आज हमारे पास पैसे हैं तो हम आसानी से वस्तुओं का, सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रारंभ से ही जो है वो मुद्रा थी या फिर उससे पहले क्या सिस्टम था, इन सारी चीज़ों को आज हम समझने का यहाँ कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सभी लोग, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, या फिर इस सोसाइटी, इस कंट्री में, या फिर कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी लाइफ का, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पैसा है, मुद्रा है। आप ये सोचिए कि आप पैसे के बिना जीवन की आज कल्पना कर सकते हैं? नहीं। जब हम अपने चारों तरफ, आज आप अपने आप चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। मुद्रा के माध्यम से ही हम कई चीज़ों की लेन देन, जो हम एक्सचेंज करते हैं, जो ट्रांजैक्शन होता है, वो किसके कारण होता है? मुद्रा के कारण ही होता है। देखिए, मान लीजिए कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जब अगर हम मुद्रा को हटा के अगर हम देखते हैं, तो आप देखिए कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है, तो उसे जो है वो जूता को बेचना चाहता है, और उसके बदले क्या खरीदना चाहता है? उसके बदले वो गेहूँ खरीदना चाहता है। लेकिन वो हो गए, मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो कि एक जूता बनाते हैं, और वो जूता बेचना चाहते हैं और ख़रीदना क्या चाहते हैं? वो ख़रीदना चाहते हैं गेहूँ। दूसरी तरफ आप मान लीजिए मिस्टर बी हैं, और मिस्टर बी जो है वो, उनके पास गेहूँ तो है, लेकिन वो गेहूँ के बदले जूता नहीं खरीदना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि गेहूँ के बदले वो कुछ कपड़े खरीदे। ठीक है। उसी तरीके से एक है मिस्टर सी। अब मिस्टर सी जो है, उनके पास क्या है? उनके पास गेहूँ तो है, लेकिन वो अब ये चाहते हैं कि वो गेहूँ नहीं खरीदे, बल्कि गेहूँ के बदले वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो क्या चाहते हैं? वो कुछ जो होता है मटके खरीदना चाहते हैं। देखिए, अगर स्थिति ये रही तो क्या मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी के जो एक साथ, जो अगर हम देखें इन तीनों व्यक्तियों को, तो क्या इनके बीच में कोई लेन देन संभव है, कोई सौदा संभव है? नहीं हो पाएगा। क्योंकि मिस्टर ए को क्या चाहिए? उनको चाहिए गेहूँ। लेकिन मिस्टर बी के पास जो होता है, गेहूँ है, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जूता खरीदे, वो चाहते हैं कि वो उसके बदले कपड़े खरीदे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कोई भी सौदा नहीं हो पाएगा। कोई भी व्यापार जो होता है, अगर हम ट्रेड देखें तो ये ट्रेड संभव नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर अब यहाँ पर मुद्रा रहेगी, अगर पैसा रहेगा, तो ये ट्रेड बहुत ईजिली हो सकता है। क्योंकि हम अपनी आवश्यकता की जो भी वस्तुएं हैं, वो जो है हम पैसे से उसे बेच सकते हैं, और उसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, और फिर हम जो भी चीज़ चाहते हैं, जो भी हमारी ज़रूरत है, उसे हम आसानी से खरीद सकते हैं। तो मुद्रा के प्रयोग के बाद हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सरलता आ गई थी। बहुत से लेन देन में आप ये देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर हम देखते हैं, आज ही आप देखिए, अगर आप एक टॉफ़ी लेने के लिए जाते हैं, एक बुक लेने के लिए जाते हैं, या फिर आप एक मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, तो आप ये किससे ख़रीदते हैं? पैसों से ही खरीदते हैं, मुद्रा से खरीदते हैं। तो क्या आप बिना मुद्रा के ये सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं? नहीं। ऐसे ही कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती है। कुछ ऐसे लेन देन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिनमें हमें मनी के बदले जो होता है, हम क्या देते हैं? सर्विस देते हैं।
तो उसमें हम वस्तुएं नहीं देते हैं बल्कि सर्विस प्रदान करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, कुछ लोग जो है वो टीचर हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, या फिर कुछ अगर मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति जो है जो मैकेनिक है, तो वो अपने अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अपनी जो है सर्विस दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन सेवाओं के बदले भी जो है उन्हें मुद्रा मिलती है, उनको सैलरी मिल रही है, उनको पगार मिल रही है, उनको वेतन प्राप्त हो रहा है। तो ये मुद्रा के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। कभी कभी आप देखिए, जब हम कहीं भी देखते हैं जहाँ ट्रांजैक्शन होते हैं, जहाँ सौदे होते हैं, वहाँ पे हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि मुद्रा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, ना तो मुद्रा हम लेते हैं ना हम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बाद के भुगतान का वादा होता है। बाद के भुगतान का क्या मतलब है बच्चों, कि इसमें उधारी की बात की जा रही है, लोन की बात की जा रही है। जैसे कि कुछ भी छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक की बारे में हम ये बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ गेहूं खरीदना है, लेकिन आपके पास अभी वो पैसे नहीं हैं, तो आप जो है वो दुकानदार से ये वादा करते हैं कि मैं इतने निश्चित समय में जो होता है, एक कोई भी टाइम, चाहे वो 1 हफ्ते का टाइम हो, 1 महीने का टाइम हो, तो कितना भी जो है आप बोल सकते हैं कि मैं अभी इसको जो है मुद्रा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं अभी पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो ये जो है आप गेहूँ मुझे उधार के रूप में दे दीजिए, और मैं इतने दिनों बाद जो है जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं इसका भुगतान कर दूंगा। तो इस तरीके का भी जो व्यवस्था है वो भी हम देखते हैं अपने आसपास। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका भुगतान बाद में होता है, मतलब कि लोन या उधार की व्यवस्था भी चलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? मतलब हम कोई भी चीज़ अगर परचेस करते हैं, चाहे हम मोबाइल परचेस करना चाहे, लैपटॉप परचेस करना चाहे, बुक परचेस करना चाहे, कोई भी चीज़, मतलब जब अगर हम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पैसे या मुद्रा की आवश्यकता ही क्यों होती है? इसका रीज़न, इसका जो आंसर है वो बहुत सरल है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वो इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं, अगर मुझे जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ मैं जो है वो आसानी से बेच सकती हूँ। वो बेचे हुए जो मैं बेचूंगी उससे मुझे जो पैसे मिलेगा उससे मैं बहुत ईजिली जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेरी ज़रूरत होगी, उससे मैं कोई भी वस्तुएं खरीद लूँगी। तो इस प्रकार से चाहे वो वस्तुओं की खरीदारी हो या फिर सेवाएं हैं, अगर सर्विस होती है, तो इन सभी चीज़ जो है वो किससे संभव है? ये सभी चीज़ों का विनिमय जो एक्सचेंज होता है वो संभव है पैसे के कारण, मुद्रा के कारण। तो इसके कारण क्या है, बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मुद्रा के प्रयोग के बाद हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जो है सरलता आ गई है, बहुत ईजी हो गया है एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन, लेन देन, ये सारी व्यवस्थाएं जो है अब बहुत ही आसानी से हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा प्रारंभ में भी था? नहीं। इसलिए हर कोई मुद्रा के भुगतान, मतलब मुद्रा को भुगतान के रूप में लेना पसंद करता है। आप भी ये चाहेंगे कि अगर आपसे मैं कोई भी चीज़ ले रही हूँ, मान लीजिए आपसे मैंने एक शक्कर, कुछ जो होता है 1 किलो शक्कर लिया, तो आप ये चाहेंगे ना कि मैं तुरंत के तुरंत उसका भुगतान आपको दे दूँ और उसके बदले जो भी पैसा होगा वो आपको दे दूँ। फिर भी उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए करता है। तो अगर आपको मैंने पैसे दिए और आपको जो है वहाँ से, मैंने आपसे शक्कर लिया, शक्कर के बदले मैंने आपको तुरंत पैसे दे दिए, आपके पास पैसे आ गए। अब आपको अगर उससे जो होता है उस पैसे से कुछ भी लेना हो, आपको मान लीजिए उस पैसे से आटा लेना हो, तो आप जो है तुरंत वो पैसा देंगे और अपनी पसंद की जो भी वस्तुएं हैं वो ले लेंगे। तो ये क्या है कि जो एक्सचेंज होता है, जो लेन देन होता है, वो मुद्रा के कारण जो है बहुत सरल हो गया है। आसानी से हम अपनी पसंद की चीज़ों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक जूता निर्माता का उदाहरण आज हम देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है लेक्चर स्टार्ट होने में। अभी हम फिर से एक बार देखते हैं। वो बाज़ार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। एक व्यक्ति है जो कि जूते का निर्माता जो होता है, निर्माण करता है, जूता बनाता है। तो वो क्या चाहता है कि मार्केट में, क्योंकि उसको भाई उसके घर में गेहूं की ज़रूरत है, उसे खाने के लिए चाहिए, तो वो जो है ये चाहता है कि चलो मेरे पास जूते तो है, मैं जूते को बेचकर गेहूं को खरीद लूँगा। अब जूता बनाने वाले पहले जूता के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, ठीक है। वो जूते को बेचा, जूते को बेचने के बाद उसको पैसा मिल गया, और वो पैसा मिलने के बाद इस मुद्रा का इस्तेमाल जो होता है गेहूं खरीदने के लिए करेगा, कि वो तुरंत जाएगा स्टोर, जो भी जनरल स्टोर में, और जाके वहाँ से जो होता है वो गेहूं खरीद के ले आएगा। इस प्रकार से उसकी जो भी मांग थी, जो आवश्यकता थी, वो पूरी हो जाएगी।
लेकिन सोचिए कि यदि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता, सीधे उससे एक्सचेंज करता, तो उसे कितनी ज़्यादा कठिनाई होती। आपको पता है कि जब मुद्रा व्यवस्था नहीं थी तब हमारे यहाँ जो होता है एक व्यवस्था चलती थी जिसे हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो ये वस्तु विनिमय जब था तब वस्तुओं का लेन देन कितना कठिन होता था, उनका एक्सचेंज करना कितना कठिन होता था, अब हम इसे समझेंगे। अभी हमने देखा कि जब मुद्रा थी तो कितने आसानी से एक जूता निर्माता जो है वो अपने जूते को मार्केट में बेच दिया, उसके बदले उसको पैसा मिल गया और पैसे से जाके वो गेहूं ले आया। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी तरीके से जो होता है उसकी आवश्यकता पूरा हो गई। अब सोचिए पैसा नहीं है तब क्या होगा। तो जब मुद्रा का जब इस्तेमाल नहीं होता था तब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि जो जूता निर्माता था उसको गेहूं चाहिए था, तो अब जूते का सीधे गेहूं से उसको विनिमय करना होता था, उससे कठिनाई होती थी। उसे पहले गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता था जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूता खरीदना भी चाहता हो। मान लीजिए कि मुझे जूते के बदले गेहूं चाहिए आपसे, लेकिन आपके पास गेहूं तो है, लेकिन ये भी तो चाहिए कि आपको भी जूते की आवश्यकता है, आपको भी उस गेहूं के बदले जूता ही चाहिए। तो क्या ऐसा संभव था हमेशा? नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी आवश्यकता है वो आपकी भी हो, मतलब जो चीज़ मुझे खरीदनी हो वो चीज़ आपको भी मुझे बेचनी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं था। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। देखिए जो कॉन्सिडेंस होता है वो क्या होता है, जो दोहरा संयोग होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है, और आपके पास पेन है, लेकिन मेरे पास पेन के बदले क्या है, मेरे पास जो है वो पेन के बदले बुक है, एक किताब है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो पेन तो है, लेकिन आपको भी उस पेन के बदले आपको बुक खरीदना हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है कि आपको उस पेन के बदले जो होता है वो आपको पेंसिल खरीदनी हो या कुछ भी अन्य जो है वस्तुएं खरीदनी हो। तो ये इस तरीके का जो संयोग होता है, मतलब संयोग ये है कि हाँ, आप जो चीज़ मुझे खरीदनी है वही चीज़ आपको बेचनी है, और जो चीज़ आपको बेचनी है वही चीज़ मुझे खरीदनी है। अगर ऐसा संयोग होता है तभी ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो कारगर हो सकती है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। अगर मुझे गेहूं चाहिए तो आप, और मेरे पास जूता है तो आपको भी जूता खरीदना है गेहूं के बदले। इस प्रकार का संयोग होना आवश्यक है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मुझे जूता के बदले गेहूं चाहिए तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास गेहूं है, और फिर उसमें से भी मुझे उन लोगों को देखना पड़ेगा जिनको कि उस गेहूं के बदले जूता ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो जूता ही है। तो ये इस प्रकार का जो संयोग था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बहुत ज़्यादा कठिनाई थी। आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे ज़्यादा कठिनाई थी कि ऐसा संयोग होना आवश्यक नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है, क्योंकि अगर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तो यह प्रणाली वहां काम नहीं कर सकती है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को कम कर देती है। तो यहाँ पे जो अगर मेरे पास यहाँ पे पैसा रहता तो मुझे यहाँ पे किसी भी प्रकार के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं थी। मैं आसानी से मुद्रा के बदले जो है, क्योंकि मुद्रा हर व्यक्ति ले सकता है, तो मैं आसानी से अपनी चीज़ें बेचूंगी और मुद्रा देके और जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मैं खरीद सकती हूँ। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो एक ऐसे किसान को ढूंढे जो केवल उनके जूते खरीदे, बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे।
ऐसा उसके लिए ज़रूरी नहीं रह जाता। उसे केवल अपने जूते के खरीदार ढूंढना होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्हें जूता चाहिए और जूता के बदले वो उसको पैसा दे देंगे, पैसा लेके वो जाके अपना गेहूँ ले लेगा। तो बहुत ही आसान हो गया इस प्रकार की व्यवस्था। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल दिए तो वह बाज़ार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तुएं खरीद सकता है। अगर एक बार जूता के बदले मुझे, मान लीजिए कि मैंने एक जूता बेचा 200 रुपये का, मुझे और जो होता है 200 रुपये मिल गए, तो उसके बाद जो होता है उससे मैं गेहूं भी खरीद सकती हूँ, कोई अन्य चीज़ भी खरीद सकती हूँ, जो चाहो वह मैं खरीद सकती हूँ, जिसकी मुझे आवश्यकता होगी वो। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। इसीलिए जो है पैसे को, मुद्रा को, रुपये को क्या कहते हैं? विनिमय का माध्यम कहते हैं। एक्सचेंज इसी से होता है। किससे? मुद्रा से। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, क्योंकि पहला क्या था? वस्तुओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक था। और दूसरी, देखिए एक और बात मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि अगर एक घोड़ा है और उसके बराबर जो होता है, अगर उसकी कीमत 5 बकरियों के बराबर है, लेकिन मान लीजिए कि मिस्टर ए है जिसके पास की घोड़ा है, जो घोड़े के मालिक हैं, और मिस्टर बी है जो कि जिनके पास की बकरियां हैं। अब दोनों चाहते हैं, दोनों पक्ष में चलिए दोहरा संयोग भी हो गया कि एक को जो होता है घोड़े के बदले बकरियां चाहिए, और जो बी है मिस्टर बी, उनको भी जो होता है बकरियों के बदले घोड़ा चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है, और वो होती है कि इनको जो होता है किस प्रकार से डिवाइड किया जाए, इनका विभाजन किस प्रकार से किया जाए। हर चीज़, हर वस्तु का विभाजन तो संभव नहीं हो सकता। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे जब अगर हम जानवरों की बात करते हैं, अगर उनके क्रय विक्रय की बात करते हैं, तो उनका विभाजन किस प्रकार से किया जाए। अगर मान लीजिए जो कि घोड़े का मालिक है मिस्टर ए, अगर वो ये कह रहा है कि नहीं 5 बकरी, क्योंकि जब कोई भी विनिमय होता है ना, तो उसमें कोई भी लेन देन जब होता है उसमें बार्गिंग होती है। आप जो होता है ये चाहते हैं कि हम जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करें, ताकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। अब मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को ये कहता है कि मेरे पास घोड़ा तो है, लेकिन तुम्हारे पास तो केवल जो है 5 बकरियां हैं, लेकिन मेरे घोड़े की कीमत 5 नहीं बल्कि 6 बकरियों के बराबर है, ठीक है। अब जो मिस्टर बी है वो तो ये बोलेगा कि मेरे पास तो केवल 5 ही बकरियां हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो होता है वो बोला कि नहीं 6 बकरियों के बराबर तो नहीं है। दोनों के बीच देखिए सौदा हो रहा है, इधर से ये भी चाह रहा है ए कि मैं लाभ कमा लूँ, बी भी चाह रहा है मैं लाभ कमा लूँ। तो वो बी जो है वो ये बोल रहा है कि नहीं 5 के बराबर नहीं है, तो ये बोला कि चलो बी बोलेगा कि नहीं 6 के बराबर नहीं है, तो ए बोलेगा चलो ठीक है 5.5। तो क्या ये संभव है क्या कि 5.5 बकरियों के बदले जो होता है 5.5 बकरियां कहाँ से लाएंगे? क्या आप बकरियों को आधा कर देंगे? नहीं। उसी प्रकार से मान लीजिए ये भी हो सकता है कि वो बोल सकता है कि अगर मैं 6 बकरियां देता हूँ तो मुझे जो होता है वो मतलब इससे बड़ा वाला घोड़ा चाहिए। तो ये जो विभाजन जो है ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष था। लेकिन मुद्रा के आने के बाद ये सारे दोष जो होता है वो नहीं रहे, और विनिमय जो है वो बहुत आसानी से जो होता है, एक्सचेंज जो होता है वो बहुत आसानी से होने लगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने मुद्रा और साख जो है हमारा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से मुद्रा जो है वो विनिमय का एक माध्यम है, और इसे जो होता है लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जबकि मुद्रा, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था तब वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो किस प्रकार से काम करती थी, और वस्तु विनिमय प्रणाली में आने वाली हमने कठिनाइयों को भी समझा।